फिल्म शुरू होती है यूएस की ओहायो सिटी में और साल होता है 1995, जहां पर हमें दो बच्चियां हमें खेलती हुई दिखाई जाती है। एक का नाम होता है येलेना और दूसरी बहन का नाम होता है नताशा। वह पर खेलते खेलते येलेना गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी उसकी मां मलीना वहां पर आती है। वो उसे समझाती है कि तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। खेलने के बाद ये तीनों अपने घर में आ जाते हैं और साथ में बैठकर खाने लगते हैं। तभी वहां पर उनके पिता अलेक्सी आते हैं। अलेक्सी थोड़ा परेशान नजर आता है, शायद वो किसी बात से परेशान होकर घर पर आता है। उसके बाद मलीना उससे पूछती है कि तुम परेशान लग रहे हो, क्या कोई चिंता की बात है? उसके बाद अलेक्सी कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस घर को खाली करके निकलना होगा। उसके बाद अलेक्सी मलीना को एक फ्लॉपी डिस्क दिखाता है। मलीना कहती है कि क्या उन लोगों को उसके बारे में सच में पता चल गया? वहां पर अलेक्सी कहता है कि इसे सही हाथों में इसी समय पहुंचाना पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी वजह से वो सब अपने घर से निकल जाते हैं। वहाँ येलेना अपनी माँ से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसकी माँ कहती है कि हम घर जा रहे हैं। उसकी माँ मलीना कहती है कि तुम बस टेंशन मत लो। उसके बाद चलते चलते वो एक एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। मलीना और उसकी दोनों बेटियां प्लेन में बैठ जाते हैं। उनके पीछे काफी पुलिस पड़ जाती है। अलेक्सी के पास एक बंदूक होती है जिसकी मदद से वो सबका सामना करने लगता है। मलीना प्लेन को चलाने लगती है, पर सामने से आती पुलिस उन पर गोलियां चलाती है। उनमें से एक गोली मलीना को लग जाती है। उसके बाद नताशा को उस प्लेन को उड़ाना पड़ता है और वो अपनी माँ के बताए हुए गाइडेंस से वो प्लेन को चलाती है। उसके बाद नताशा अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो अगले दिन क्यूबा में पहुँचते हैं और अलेक्सी अपने पुराने दोस्त ड्रेकॉफ से बात करता है। अलेक्सी कहता है कि अब इन बच्चियों को भी ट्रेन किलर बनना पड़ेगा। वहाँ पर आर्मी वाले येलेना और नताशा को ले जा रहे होते हैं। तभी नताशा आर्मी ऑफिसर की गन को लेकर उनको ही डराना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि येलेना अभी सिर्फ 6 साल की है, आप इसको कहाँ लेकर जाने वाले हैं? वहाँ पर अलेक्सी उनको शांत करता है और उसको समझाता है कि यही उनका भविष्य है। उसके बाद आर्मी वाले येलेना और नताशा को एक बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और उनको ड्रेकॉफ के हवाले कर देते हैं। उसके बाद ड्रेकॉफ दोनों को ट्रेन किलर की तैयारी शुरू करा देता है। वो सभी बच्चियों को अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। वो इन सभी बच्चियों को ट्रेन किलर बनाकर अपने सभी दुश्मन को खत्म करना चाहता है। उसके बाद ड्रेकॉफ के सारे दुश्मन खत्म होने लगते हैं। अब फिल्म की कहानी शुरू होती है 21 साल बाद, जहां पर हमें सिविल वॉर के बाद की टाइमलाइन दिखाई जाती है। इसलिए नताशा रोमानोफ को सोकोविया अकॉर्ड्स के तहत उसको मुजरिम माना जाता है और उसको गिरफ्तार करने के ऑर्डर दिए जाते हैं। उसके बाद नताशा रोमानोफ उस ऑफिसर को फोन करती है जो उसको पकड़ने के लिए आए थे। वो कहती है आप मेरे पीछे आकर कुछ नहीं हासिल कर पाएगा। उसके बाद वो फोन रख देती है और कुछ पुलिस वाले टॉयलेट में घुसते हैं, पर वह पर उन्हें नताशा रोमानोफ का ट्रांसमीटर मिलता है, पर वो वहाँ पर नहीं होती है, जबकि वो नॉर्वे में एक बोट के अंदर बैठी हुई होती है। उसके बाद सीन बदलता है और मोरक्को में कुछ ब्लैक विडोज दिखाई जाती है। वो एक लड़की को टारगेट कर रहे होते हैं जिसके पास कुछ सेंट्रल गैस के ट्यूब्स होते हैं, पर तभी वो वहां से भागने लगती है। उसके बाद कुछ ब्लैक विडोज उसके पीछे जाते हैं, पर ये दोनों ही लड़ने में काफी माहिर होती है। अच्छी खासी लड़ाई के बाद टारगेट को चाकू लगता है, पर उसके बाद वो उस पर एक सेंट्रल गैस छोड़ देती है। वो और कोई नहीं पर येलेना होती है। उस गैस की वजह से उस पर जो कंट्रोल सिस्टम लगा होता है वो हट जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि सभी ब्लैक विडोज जो कि एक कमांड सिस्टम में चला करती थी, ये सब कुछ ड्रेकॉफ कंट्रोल कर रहा होता है। ड्रेकॉफ ये सारा काम अपने फायदे के लिए करवाना चाहता है, मगर येलेना को इस गैस के बारे में पता चलता है और साथ ही ये भी पता चलता है कि इसकी मदद से वो लोगों को कंट्रोल करता है। ये बात ड्रेकॉफ को पता चलती है और वो अपने सबसे बेहतरीन किलर को बुलाता है और वो और कोई नहीं बल्कि टास्कमास्टर होता है। उसके बाद हमें नताशा रोमानोफ दिखती है। वो उसके खास दोस्त मेसन से मिलती है। उसने नताशा के लिए डुप्लीकेट पासपोर्ट, डेबिट कार्ड के साथ दूसरी सेफ जगह की पूरी तैयारी कर ली होती है। उसके बाद मेसन जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि उसके लिए एक पार्सल आया है। अपनी बस में बैठकर नताशा खाना खा रही होती है, तभी लाइट चली जाती है। तभी वो बाहर जाती है और जनरेटर चेक करती है, तो उसके पता चलता है कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। तो वो पेट्रोल लेने के लिए जाती है। रास्ते में जाते समय उसकी कार पे हमला हो जाता है, तो वो हमला टास्कमास्टर ने ही किया होता है। उसके बाद टास्कमास्टर और नताशा की लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई करते करते नताशा एक बात नोटिस करती है कि वो लड़ाई का जो मूव कर रही है वही मूव टास्कमास्टर भी कर रहा होता है। उसके बाद टास्कमास्टर की नजर पड़ती है उस सभी ट्यूब्स पर जिसके लिए वो यहाँ पर आया हुआ होता है, पर वहाँ पर ही नताशा की काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स की मदद से वो सभी गैस ट्यूब्स को लेकर वहाँ से निकल जाती है और टास्कमास्टर के हाथ कुछ नहीं लगता। उसके बाद कहानी शुरू होती है बुडापेस्ट में, जहाँ उसको जगह का पता दिया गया होता है। वहां पर पहुंचने पर नताशा को येलेना भी मिलती है, पर अब वो बहुत बड़ी हो चुकी होती है। इसी वजह से वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते और उन दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद नताशा येलेना को पहचान लेती है।
वो उससे कहती है कि उसने जो गैस ट्यूब्स भेजी थी साथ ही वो फोटो भेजा था उससे मैं समझ गई थी कि वो तुम ही होगी। येलेना कहती है कि इस गैस ट्यूब्स की मदद से हम सभी ब्लैक विडोज पर से ड्रेकॉफ का कंट्रोल हटा सकते हैं। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर और भी ब्लैक विडोज पहुंच जाते हैं उनसे वो ट्यूब्स को लेने के लिए। वो सभी ब्लैक विडोज से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उनका पीछा करते हुए एक ब्लैक विडो का घर पर से गिरने की वजह से पैर टूट जाता है। उसके बाद नताशा उसको बचाने की कोशिश करती है पर ड्रेकॉफ का उस पर कंट्रोल होने की वजह से वह उसको वहीं पर मार देता है। तभी नताशा समझ जाती है कि ड्रेकॉफ को रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत से मासूम लोगों की जान चली जाएगी। वो दोनों वहां से भाग ही रहे होते हैं पर उनके पीछे अब टास्कमास्टर पड़ जाता है जो उन लोगों की मुसीबत को और भी बढ़ा देता है। टास्कमास्टर अपनी टैंक जैसी गाड़ी लेकर उनका पीछा करने लगता है। फिर कुछ समय बाद टास्कमास्टर उनकी कार पर हमला कर देता है जिसकी वजह से उनकी कार एक अंडरग्राउंड सबवे में चली जाती है। इस वजह से येलेना को हाथ में चोट लगती है जिसकी वजह से उसके हाथ से बहुत सारा खून बह रहा होता है। दूसरी ओर उनका पीछा करते हुए टास्कमास्टर भी आ चुका होता है पर ये दोनों उसको चकमा दे देती है। वो लोग टनल के पास खून की बूंदें गिराती है जिससे टास्कमास्टर वहां पर चला जाता है पर ये दोनों एक एयर वेंट में बैठ जाती है। रात को ये दोनों डिनर करते समय चर्चा करती है कि उन पर जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमें एक दमदार सोल्जर की भी जरूरत पड़ेगी। वो लोग सोचते हैं कि हमें अपने पिता की मदद लेनी चाहिए क्योंकि वो भी तो रेड गार्डियन है, उनके पास भी तो सुपर सोल्जर जैसी ताकतें हैं। उसके बाद वो दोनों वहां से एक BMW कार लेकर चली जाती है। साथ ही वहां पर येलेना अपनी एक जैकेट की तारीफ करते हुए कहती है कि इसमें काफी सारी जेबें हैं और काफी सारी चेनें भी है, हम चाहते तो बहुत कुछ रख सकते हैं। उसके बाद सुबह को वो दोनों अपने खास दोस्त मेसन को मिलती है। अब यहाँ पर मेसन के पास इतना पैसा नहीं है फिर भी वो उनके लिए एक खटारा हेलीकॉप्टर का जुगाड़ लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेड गार्डियन यानी कि अलेक्सी इन दोनों का पिता जेल में बैठा हुआ कई लोगों के साथ पंजा लड़ा रहा होता है। अब होता तो ये सुपर सोल्जर है, इसी वजह उससे जो भी पंजा लड़ाता है वो हार कर ही वापस आता है। उसके बाद जेल के अफसर उससे कहते हैं कि उसके लिए एक पार्सल आया है। जब अलेक्सी उस पार्सल को खोल कर देखता है तो उसमें से एक एक्शन फिगर निकलता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि एलेक्सी का ही होता है। उस एक्शन फिगर में उसे एक ट्रांसमीटर मिलता है। जैसे ही वो कान में वो ट्रांसमीटर लगाता है तो उसे नताशा की आवाज आने लगती है। वो उसे कहती है कि आपने इतना समय क्यों लगाया। वो कहती है जैसा जैसा मैं आपको बताते जा रही हूँ उसको आप वैसे ही फॉलो करना, जिसकी मदद से वो जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर उसके पीछे बहुत सारी पुलिस पड़ जाती है। फिर वहाँ पर नताशा खुद अपने पिता को बचाने के लिए आती है और वो अपने पिता को बचाने में कामयाब हो जाती है। फिर प्लेन में अलेक्सी काफी समय के बाद अपनी दोनों बच्चियों को देखता है। थोड़ी बातचीत के बाद येलेना कहती है कि हमारे पास बहुत कम फ्यूल बचा है, हम शायद ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। पर अलेक्सी कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर ही लैंड कर दो। उसके बाद येलेना वहीं पर ही हेलीकॉप्टर उतार देती है। अब ये लोग पैदल ही चलने लगते हैं। अब वो मिलने जा रहे थे मलीना को। फिर मलीना कुछ सुअरों के माइंड को कंट्रोल करते हुए दिखती है। वो उन्हें दूर से ही देख लेती है। फिर वो उन लोगों को अपने घर में ले जाती है। घर में जाते ही सबसे पहले तो अलेक्सी अपना पुराना सूट पहनता है। उसके बाद सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगते हैं। पहले तो नताशा और येलेना अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताते हुए उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा उसके बारे में बताती है। उसके बाद अलेक्सी कहता है कि मैं जिसे अपना दोस्त मानता था यानी कि ड्रेकॉफ, उसने ही मुझे जेल में बंद करवा दिया। उसके बाद सब बात कर रहे थे तब मलीना अपनी दोनों बच्चियों को एक सच्चाई बताती है कि तुम दोनों मेरी बच्चियां नहीं हो बल्कि अनाथ बच्चे हो। ये बात सुनने के बाद येलेना काफी टूट जाती है क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि ये दोनों मेरे ही माँ बाप है। फिर वो वहाँ से जाकर एक कमरे में चुपचाप बैठ जाती है। तब उसको मनाने के लिए उसके पिता अलेक्सी वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर येलेना कहती है कि मैं बस थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ, बस आप यहाँ से चले जाइए। फिर वहाँ पर ब्लैक विडोज आ जाती है। वो सभी को कैद करके अपने साथ ले जाती है। उन लोगों को जिसने कैद करवाया था वो और कोई नहीं बल्कि खुद मलीना होती है। उसके बाद ये सभी रेड रूम पहुंचते हैं। रेड रूम एक हेलिकेरियर होता है जो आसमान में मौजूद होता है। वहां पर ही मलीना की मुलाकात ड्रेकॉफ से होती है, पर ड्रेकॉफ समझ जाता है कि ये मलीना नहीं बल्कि नताशा रोमनॉफ है। उसके बाद हमें नताशा और मलीना का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहां पर इन दोनों की डील हुई। नताशा ड्रेकॉफ को मारने जा रहे होती है तब वो उसको मार ही नहीं पाती है। उसके बाद ये पता चलता है कि नताशा ने ड्रेकॉफ और उसकी बेटी को मार दिया था, पर वो असल में बच जाते हैं। पर वहां पर उसकी बेटी को काफी चोट लगती है। उसके बाद ड्रेकॉफ अपनी बेटी एंटोनिया को एक चिप की मदद से टास्कमास्टर का अवतार देता है। टास्कमास्टर और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी एंटोनिया ही होती है। यहाँ पर ड्रेकॉफ और नताशा की बातें चल रही होती है। वहीं दूसरी ओर अलेक्सी और टास्कमास्टर के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। अब येलेना सिक्योरिटी गार्ड से बचकर इस हेलिकैरियर को जमीन पर लाने के नए नए तरीके अपनाने लगती है।
फिर ड्रेकॉफ नताशा बताता है कि पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी ब्लैक विडोज जो मेरे इशारे पर काम करती है और मैं चाहूँ तो मेरे एक इशारे पर सभी जान से मारी भी जा सकती है। फिर नताशा देखती है कि उसके हाथ में वो रिंग होती है, वही वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी मदद से ड्रेकॉफ इन सारी की सारी ब्लैक विडोज को ऑपरेट करता है। नताशा को भी इसी बात का इंतजार था क्योंकि वो उसे गुस्सा दिलाकर इस बात का नाटक कर रही थी कि वो उसके सामने कुछ कर नहीं सकती। वहीं दूसरी ओर अब हमें टास्कमास्टर और अलेक्सी की फाइट देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर येलेना के पीछे वहां के सिक्योरिटी गार्ड पड़े होते हैं तो वो उनसे बचते बचते जाती है और हेलिकैरियर के एक पखे में बॉम्ब गिरा देती है, जिसकी वजह से हेलिकैरियर एक भाग पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अब ड्रेकॉफ को खतरा महसूस होता है तो वो सारी की सारी ब्लैक विडोज को नताशा रोमानोफ को मारने के लिए बुलवा लेता है। अब यहाँ पर नताशा सभी ब्लैक विडोज के साथ फाइट करने लगती है, पर एक समय ऐसा आता है जब नताशा थक जाती है और ब्लैक विडोज उसको मार रही होती है। पर उसके बाद वहाँ पर येलेना पहुँच जाती है और उसके पास जो सेंट्रल गैस होती है उसकी मदद से वो सभी ब्लैक विडोज को नॉर्मल कर देती है। अब जबकि हेलिकैरियर तबाह चुका था तो वो अब धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा था, तो वहाँ से नताशा रोमानॉफ एक फ्लॉपी डिस्क की मदद से दुनिया में जितनी भी ब्लैक विडोज मौजूद है उन सभी का डेटा निकालकर अपने पास रख लेती है ताकि ब्लैक विडोज पर ड्रेकॉफ का कोई भी असर ना हो पाए। अब वहीं से नताशा निकल रही होती है लेकिन तब तक पूरा का पूरा हेलिकैरियर खत्म होने की कगार पर होता है। वहीं से अलेक्सी और मलीना वहां से एक प्लेन की मदद से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी उनको याद आता है कि उनकी बेटियां अभी भी वहां पर, तो वो वापस उनको बचाने जाते हैं। दूसरी ओर ड्रेकॉफ अपने कुछ आदमियों के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता हो पर येलेना प्लेन पर पहुंच जाती है। उसके पास जो एक इलेक्ट्रिक स्टिक होती है उसको प्लेन के पंखे में डालकर एक ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से ड्रेकॉफ के साथ उसके गार्ड्स भी मारे जाते हैं। अब येलेना के पास कोई भी पैराशूट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो जमीन की ओर गिरने लगती है, पर नताशा की नजर येलेना पर पड़ जाती है तो अब वो अपने ही पैराशूट से उसको बचाने की कोशिश करती है। उसके बाद नताशा येलेना को बचा लेती है पर अब उनके पीछे एंटोनिया पड़ जाती है, यानी कि टास्कमास्टर। अब नताशा येलेना को बचाने के लिए उससे अलग हो जाती है। तब हवा में ही टास्कमास्टर और नताशा की लड़ाई होती है, पर नताशा टास्कमास्टर के पैराशूट को खोल देती है, जिससे वो जैसे तैसे जमीन पर पहुंच जाती है। जमीन पर आने के बाद भी इनकी लड़ाई खत्म नहीं होती है। अब नताशा के पास भी 2 सेंट्रल गैस ट्यूब होती है तो एक को वो वहां पर फोड़ देती है, जिसका असर एंटोनिया पर होने लगता है। उसके बाद सब शांत हो जाता है। इसी के साथ येलेना और साथ ही साथ मलीना और अलेक्सी भी पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बाकी सारी ब्लैक विडोज भी आकर इनके साथ मिल जाती है। नताशा के पास एक और सेंट्रल गैस ट्यूब होती है, वो उसको देकर कहती है कि आप इसका मास प्रोडक्शन कर, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की ब्लैक विडोज ड्रेकॉफ के कंट्रोल से आजाद हो गई। फिर उसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं, पर नताशा रोमानॉफ वही रुकती है। उसके 2 वीक्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें नताशा रोमानॉफ एक नई हेयर स्टाइल में दिखती है। अब ये वही हेयर स्टाइल है जो हमें एवेंजर्स एंड गेम के अंदर दिखी थी। अब यहाँ पर वो अपने खास दोस्त मेसन से मिलकर एक और प्लेन की मांग करती है। वहाँ पर मेसन उसको क्विंजेट दिखता है और वो कहता है कि मेरे पास पैसा होता तो इस तरह के काम तुम्हारे लिए जरूर करता। उसके बाद फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।